क्या आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में एक ऐसी किताब को बैन करने से साफ मना कर दिया जिसे बम्बई कस्टम ने जब्त कर लिया था। और लाल बहादुर शास्त्री व मोरारजी देसाई उसे रोकना चाहते थे। वो किताब थी व्लादिमीर नाबोकोव की ललिता, एक 12 साल की लड़की डोलोरस हेज पर बुना गया वो काला जादू, जो 1955 में पेरिस की पोर्नोग्राफी प्रकाशक ओलंपिया प्रेस से निकला, जिसकी कथा वस्तु से बड़े प्रकाशक डर गए। इसे फ्रांस और ब्रिटेन में तुरंत बैन कर दिया गया, लेकिन नेहरू ने कहा, यह साहित्य का रत्न है, इसे दबाना भारत की प्रगति के खिलाफ होगा। नाबोकोव का शब्दों का ताना बाना इतना जादुई था कि मॉडर्न लाइब्रेरी के टॉप 100 में चौथा नंबर। यह न वासना की तारीफ है, न पीडोफिलिया का गुणगान, बल्कि हम्बट हम्बट के मन के गड्ढों में झांकने वाली वो सच्चाई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या नेहरू ने जो इस किताब के बारे में कहा था, क्या वो सच था। तो चलिए चलते हैं इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। मैं कुछ समय तक पुर्तगाल व पूर्वी यूरोप में भटकता रहा। तत्पश्चात अमेरिका पहुंचा। ये तब की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। मैं सीधे उस वकील से मिला जिसे मेरे चाचा ने मरते वक्त अपनी प्रॉपर्टी के कागजात सौंपे थे। वह खुशी खुशी मुझसे मिला, ये जानकर कि मैं चाचा के व्यवसाय की देखरेख करने आया हूँ। उसने सारे कागजात अधिकार मेरे हवाले कर दिए। मेरा अनुमान सही निकला। चाचा की संपत्ति मेरी अपेक्षा से लगभग 1.5 गुना अधिक थी। मैं चाचा के व्यवसाय को संभालने में लग गया। मुझे कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। चाचा के आदमी विश्वसनीय व उसके खैरख्वाह थे, इसलिए काफी काम उनके सुपुर्द कर सकता था। मैं सारी व्यवस्थाएं लगभग कर चुका था कि तभी मुझे न्यूयॉर्क के एक विश्वविद्यालय का आमंत्रण मिला। उसमें अंग्रेजी साहित्य व फ्रेंच साहित्य का जो काम मैंने संभाला था, उसे शीघ्र पूरे करने का आग्रह था, जिससे कि उस तुलनात्मक ग्रंथ का क्रमशः प्रकाशन संभव हो सके। मुझे इस काम को संभालने में कोई बुराई नजर न आई। ग्रंथ प्रकाशन से मुझे अतिरिक्त आय के साथ साथ ख्याति प्रतिष्ठा प्राप्त होनी सुनिश्चित थी। प्रतिदिन 15-16 घंटे श्रम के लगभग 2 वर्ष बाद मैंने ग्रंथ का प्रथम भाग तैयार करने में कामयाबी पाई। किंतु इतने श्रम का अर्थ ये न था कि मैं अपने शौक से बाज आ गया था। मेरी दिनचर्या में एक ओर लेखन का कठोर तप था, तो दूसरी ओर दिल में मचलती प्यास व अधिक और अधिक आनंद की आशा थी। लाइब्रेरी से जो समय बचता वो मैं किसी पार्क अथवा स्कूल के ग्राउंड में खेलती किशोरियों के रूप लावण्य में डूबकर सिहरते हुए बिताया करता था। मेरी आंखें घंटों अपनी वांछित किशोरी पर जमी उसकी फ्रॉक उलट जाने की प्रतीक्षा करती रहती। कभी उनकी साथ पूरी होती तो कभी उन्हें प्यासा ही रह जाना पड़ता। किसी की चुहल अथवा हवा का झोंका कभी कभार तत्काल उसकी फ्रॉक उलट देता। मेरे दिल की धड़कनें थम जाती। दृष्टि उसकी पिंडली से सरक कर जांघों से गुजरते हुए कहीं गहरे जाकर गुम हो जाती। इसके अतिरिक्त मैं कर भी क्या सकता था। मेरे ग्रंथ को तैयार शुदा प्रथम भाग को प्रकाशन हेतु भेजा गया। मुझे खुशी होना स्वाभाविक थी। कारण यह है कि जिसने ग्रंथ का अवलोकन किया उन्होंने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। एक दिन एक वृद्ध हो चले सज्जन मुझसे मिलने आए। बातचीत में मुझे मालूम हुआ कि वे न केवल मेरे चाचा के अंतरंग मित्र थे, वरन उनकी एक फर्म के उच्चाधिकारी भी रह चुके थे। उन्होंने मेरी व्यस्तता के साथ साथ मेरा श्रम देखा तो उन्हें मुझसे हमदर्दी हो आई। बोले, आपकी छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं महाशय, आपको रेम्सडेल जाकर छुट्टियां बितानी चाहिए, जिससे कि आपके थके हुए मनो मस्तिष्क को पूर्ण विश्राम मिल सके। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि रेम्सडेल में मुझे पूर्ण विश्राम मिल सकेगा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अवश्य, बड़ी ही रमणीक जगह है। सुना तो मैंने भी है, किंतु मेरी तकदीर में आराम कहा। मैंने आह सी भरी थी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर आप चाहें तो रेम्सडेल में मैं आपके रहने का व खान पान का व्यवस्था कर सकता हूँ। आपको वहां कोई कष्ट न होगा। मेरी जाने की इच्छा न हो रही थी, मगर उसने मुझे काफी हद तक प्रेरित कर दिया था। साथ ही यह विश्वास दिलाया था कि मुझे वहां पहुंचकर कोई असुविधा न होगी, तो मुझे हाँ करनी पड़ी। रेम्सडेल में सुविधाओं की जानकारी देने के सिलसिले में चाचा के दोस्त ने बताया कि वहां रहने वाले उसके भतीजे का नाम मेकू है। उसके पास अच्छा खासा मकान है। मेकू की बुढ़िया चाची का कुछ समय पूर्व ही निधन हो जाने के बाद मकान का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह खाली है।
बच्चों के नाम पर मेकू की 2 लड़कियां हैं, एक 4-5 साल की, दूसरी कोई 12-13 साल की। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 12-13 साल की लड़की की बात मेरे लिए सबसे बड़ा आकर्षण थी, जिसके लिए मैं तैयार हो गया। मैंने उससे पता लेकर मेकू से पत्र व्यवहार किया। तारीख तय हो जाने के बाद मैं रिम्सडेल के लिए रवाना हो गया। सफर कोई आरामदेह न था, मगर रास्ते भर 12-13 साल की चंचल लड़की के बारे में सोचते सोचते मैं अपने दिवा स्वप्नों में इस कदर खोया रहा कि रास्ते की असुविधा का तो ध्यान ही न रहा। अलबत्ता सफर कितनी जल्दी कट गया, पता ही न चला। रेम्सडेल स्टेशन आया और मैं उतर पड़ा। गाड़ी से उतरकर मैं एक और खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा। चूंकि मेरे आने की तिथि की मेकू को पहले से सूचना थी, अतः मैं इस बात का विश्वास कर सकता था कि मेकू या तो स्वयं मुझे लेने आ सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं। इन दोनों स्थितियों के सामने न आने पर ही मैं अपने पास मौजूद पते के आधार पर जाना चाहता था, पर प्रतीक्षा कर लेना भी आवश्यक था। काफी देर इंतजार करने के पश्चात जब सारी सवारियां एक एक करके बाहर चली गईं और मैं अकेला प्लेटफॉर्म पर रह गया, तो मुझे यह सोचने पर बाध्य होना पड़ा कि मुझे कोई लेने आने वाला नहीं है। मैं स्टेशन मास्टर के कैबिन में जाकर मेकू को फोन करके अपने आने की सूचना देने की सोच ही रहा था कि तभी मैंने एक साधारण कपड़े पहने एक औसतन कद के आदमी को हड़बड़ाकर इधर उधर नजर दौड़ाते हुए अपनी ओर लपक कर आते हुए देखा। वह मेरे सामने आकर अपना चश्मा ठीक करते हुए दयनीय आवाज में बोला, क्या न्यूयॉर्क से आने वाली ट्रेन आ चुकी? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह इतना हड़बड़ाया हुआ था कि ठीक से बोल भी न सकता था। जी हाँ, मेरा उत्तर था। मैं लेट हो गया, कहता हुआ वह स्टेशन मास्टर के कैबिन की ओर लपका। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि वह मुझे ही तलाश कर रहा है। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता स्टेशन मास्टर के कैबिन की ओर चल पड़ा। वहां से हड़बड़ाया हुआ जैसे ही वह बाहर निकला, मैंने उसे रोक लिया। शायद अब किसी को तलाश कर रहे हैं। उसने आशापूर्ण नजरों से मुझे देखते हुए बताया कि न्यूयॉर्क से आने वाले मेहमान मिस्टर हम्बर्ट को लेने वह आया था, पर स्टेशन पर देर से पहुंचने के कारण वह उन्हें रिसीव न कर सका। मैंने हंसकर कहा, तुम सही समय पर भी आ जाते तो क्या होता? उन्हें कैसे पहचान पाते, जबकि तुम्हें उनके नाम के अलावा उनके बारे में और कोई जानकारी या पहचान नहीं है? फिर मैंने बताया कि मैं ही हम्बर्ट हूं। वह उत्साहित होकर मेरा हाथ अपने हाथ में ले बैठा। इत्मीनान की सांस लेते हुए जल्दी जल्दी बताने लगा कि दुर्घटना के कारण वह लेट हो गया था। बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण पिछली रात उसका मकान जल गया था। बीवी बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेजकर वह मुझे लेने आया था। इसी चक्कर में उसे देर हो गई। उसने चौंकाने वाली बात बताई कि वह मेकू है। मैंने उसे सहानुभूति दिखाई। वह मेरी सुनने की बजाय अपनी कहने के लिए ज्यादा उतावला हो रहा था। वह तेज तेज आवाज में कहे जा रहा था, खैर आप मेरा मकान जल जाने की चिंता ना करें। मेकू ने कहा, मैंने पड़ोस में रहने वाली एक भद्र महिला को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वह आपको कुछ एक दिनों के लिए अपने यहाँ ठहरा ले। वहां शायद थोड़ा सा खर्च ज्यादा हो, पर आप उसकी फिक्र ना करें। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मेकू के साथ हमदर्दी भी हो रही थी। गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि खर्च की फिक्र मैं ना करूं तो और किसे करने की आवश्यकता पड़ेगी, और हमदर्दी इस बात पर कि इसका मकान जल गया था। बावजूद इसके वह मुझे लेने आना न भूला था। साथ ही साथ दिल में यह बात भी उठ रही थी कि वहां आने का मकसद ही क्या रहा। 12-13 साल की जिस लड़की के आकर्षण में मैं वहां आया था, उससे तो मुलाकात होने से रही। कौन इस बात को जानता था कि मैं जो कुछ सोच रहा था उसके विपरीत हालात बनने जा रहे थे। मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान, नया तूफान आने जा रहा था जो मेरी जिंदगी की पूरी धार को बदल देने वाला था। इतना सफर तय करके आने के बाद उल्टे पैरों लौटने का कोई तुक न था। फिर मेकू का दिल भी रखना था। वह मेरे लिए कहीं और ठहरने का इंतजाम जब करके आया था, तो उस जगह को चलकर देख लेने में भी मैंने कोई हर्ज ना समझा था। क्योंकि मेरे लिए जगह नितांत नई थी, अतः इस बात का कुछ भी अंदाजा न था कि मेकू के घर में रहना मेरे लिए सुविधाजनक होता अथवा उस भद्र महिला के यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रहना जिससे वह बात करके आया था। रही बात 12-13 साल की लड़की की, तो इसमें भी कोई जरूरी तो न था कि मेकू को यहाँ रहते हुए वह मेरे निकट ही आ जाती। यह तो महज एक आकर्षण था
जिसमें बंधा मैं चला आया था। यह भी संभव था कि लड़की पर इतनी पाबंदियां होती कि वह मेरे आसपास फटक भी न सकती। उस हालत में मुझे सब्र करने के अलावा और कोई चारा न रह जाता। वह अपने जले मकान की व्यवस्था देखे, इसके लिए उसने मुझे अपने पड़ोसी का पता दे दिया, जिससे वह बात करके आया था। बोला, पता है 342 लांस स्ट्रीट। अब बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं लांस स्ट्रीट में ही रहने वाले अपने एक दोस्त से गाड़ी मांगकर लाया हूँ। शोफर आपको लांस स्ट्रीट पहुंचा देगा। अंततः मैंने मन ही मन फैसला किया कि औपचारिकता के नाते मुझे लांस स्ट्रीट तक जाना चाहिए, जहां उस भद्र महिला का धन्यवाद अदा करके मुझे न्यूयॉर्क वापसी के लिए गाड़ी पकड़ लेनी चाहिए। यही सोचकर मैं मेकू के साथ प्लेटफॉर्म से बाहर आया। एक शानदार गाड़ी हमारे सामने खड़ी हो गई। शोफर ने सलाम करके मेरा बैग थामा और चालक सीट संभाल ली। गाड़ी में बैठते हुए मैंने विदा देते हुए मेकू को हाथ हिलाया। गाड़ी चल पड़ी। लांस स्ट्रीट के मकान नंबर 342 के बारे में ड्राइवर ने मुझे कुछ फासले से ही जानकारी दे दी थी, मगर मुझ में उस मकान को लेकर कोई उत्सुकता न थी, क्योंकि मैं तो इरादा ही बना चुका था कि वापस जाना है। लांस स्ट्रीट की आबादी बहुत घनी थी। चालक ने गाड़ी मकान के ठीक सामने ले जाकर रोकी। मैंने अनमने मन से मकान पर सरसरी नजर डाली। मकान पुराना था और मैं मन ही मन सोच रहा था, मकान में नहाने के टब भी होंगे या नहीं। खैर मुझे क्या, इन बातों को वह ही सोचे जिसे रहना हो। नीचे उतरकर मैंने ड्राइवर को $5 की टिप दी। धन्यवाद करके उसे जाने के लिए कह दिया। $5 की टिप पाकर ड्राइवर बहुत खुश हो गया। वह इतनी आसानी से मेरा पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। उसने नीचे उतरकर मेरा बैग अपने हाथ में ले लिया। मैंने सोचा था कि मकान मालकिन से मिले बगैर ही वापस लौट जाऊंगा, मगर ड्राइवर बता रहा था कि गाड़ी पड़ोस की ही है, अतः उसे कहीं जाना नहीं है। वह मकान मालिक तक मुझे पहुंचाकर चला जाएगा। अब उसके साथ चलने के अलावा मेरे सामने कोई चारा न रह गया था। मजबूरन मुझे मकान नंबर 342 के द्वार पर लगी घंटी दबानी पड़ी। दरवाजा खोलने वाली एक निग्रो नौकरानी थी। मुझे नौकरानी के हवाले करके ड्राइवर चला गया। नौकरानी ने हड़बड़ाते हुए भाव में मेरा सत्कार करके मुझे हॉल में बैठने को कहा और खुद तेज तेज कदमों से अंदर की ओर जाने लगी। मैंने गहरी सांस लेकर हवा में सूंघने की कोशिश की। रसोई घर में किसी चीज के जलने की गंध वातावरण में तैर गई थी। नौकरानी के हड़बड़ाहट में अंदर जाने की शायद यही वजह थी। नौकरानी के आते ही मैंने हॉल में नजर दौड़ाई। हॉल की दीवारों पर 2-4 चित्र टंगे हुए थे। सामने बड़े बड़े फूलदानों के पास एक पुराना लेकिन मजबूत सोफा सेट और हॉल के सिरे के ऊपर को ले जाती हुई सीढ़ियों के नजदीक एक पियानो था। जेब से रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछते हुए मैं यह सोच रहा था कि क्या करूं। तभी सीढ़ियों की ओर से उभरता एक जनाना आकर्षक स्वर मेरे कानों से टकराया। तो आप आ गए। मैंने ऊपर देखे बिना ही जान लिया था कि यह आवाज मकान मालकिन मिसेस हेज की ही हो सकती है। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई और पास आकर हाथ बढ़ाते हुए बोली, आइए मिस्टर हम्बर्ट, अंदर आइए। मैंने अपनी मेजबान को एक ही नजर में समझ लेने की कोशिश की। मिसेस हेज ने गहरे लाल रंग के स्लैक्स व पीले रंग का ब्लाउज पहन रखा था। जब वह मुस्कुराती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी, तो उसकी उंगलियों से लटकी सिगरेट की राख झड़ कर नीचे गिर रही थी। मिसेस हेज की उम्र 30 के आसपास की थी। वह बातें कम करती थी और मुस्कुराती ज्यादा थी। अंदरूनी ड्राइंग रूम में ले जाकर मिसेस हेज ने मुझे बैठने को कहा। बातचीत शुरू करने के लिए कोई उपयुक्त विषय न मिलने के कारण मैंने मेघू परिवार के साथ हुई दुर्घटना के बारे में बातचीत शुरू की, पर मिसेस हेज की बातों से लगा कि उसे इस दुर्घटना की कोई ज्यादा जानकारी न थी। अब मैंने 3-4 बार मिसेस हेज की ओर देखा, तो हर बार मैंने यह पाया कि मेरी नजरें उठी देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हुई बड़ी अस्त व्यस्त सी लग रही थी। मैं समझ गया कि वह उन औरतों में से है जो सामाजिक तौर पर ऊपर से तो शिष्टाचार की लीपापोती करना खूब जानती हैं, मगर अंदर से खोखली और सारहीन होती हैं। जहां मैं बैठा था वहां से सामने एक और कमरा दिखाई देता था। मैंने चोरी छिपे कमरे का जायजा लेने के लिए झुकी झुकी आंखों से 2-3 बार देखने में पाया कि सामने वाला कमरा भी सजा हुआ था, पर वहां फर्नीचर के नाम पर एक पलंग, 2 कुर्सियां और एक बदरंग सी मेज के सिवा कुछ न था। कमरे के फर्श पर पुरानी मैगजीनें बेतरतीब से बिखरी हुई थीं। मिसेस हेज से मिलने और हॉल के साथ खुलते हुए उस बेतरतीब कमरे के बाद मेरा फैसला
पहले से ज्यादा पक्का हो गया था कि मुझे किसी भी शर्त पर ऐसी फूहड़ औरत के यहाँ रहकर अपनी छुट्टियां बेकार नहीं करनी है। मैं दुविधा की स्थिति में भी था। तभी मिसेस हेज ने मेरे साथ प्रस्ताव रखा कि मैं उसके साथ चलकर मकान देख लूं। शिष्टाचार से बंधा मैं उठकर खड़ा हुआ। हम दोनों सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर चले आए। सीढ़ियां खत्म होते ही सबसे पहले 2 कमरों की ओर इशारा करते हुए मिसेस हेज ने कहा, यहाँ मैं और लो रहते हैं। यह सोचकर कि लो नौकरानी का नाम होगा, मैंने उन दोनों कमरों की ओर ज्यादा ध्यान न दिया। लो के कमरे के सामने से गुजरते समय मेरी नजर सरसरी तौर से अंदर कमरे में बिखरी पड़ी हुई चीजों की ओर उठ गई थी। कमरे की सारी चीजें उलट पुलट थीं, जिससे पूरे फूहड़पन का पता चलता था। इसके बाद तो मेरा मन वहां से और भी जल्दी भाग खड़े होने के लिए छटपटा उठा। यह छटपटाहट उस समय मेरे चेहरे पर झलक आने से न रुक सकी जब मिसेस हेज ने कहा, माफ करना, घर ज्यादा साफ नहीं है, आइए नीचे बगीचे में चलते हैं। मैं अनजानेपन से उसके पीछे पीछे हॉल पार करता हुआ बाग की ओर बढ़ने लगा। हम लोग नीचे रसोई के करीब पहुंचे ही थे कि उसकी नौकरानी ने धीमे शब्दों में उससे कुछ कहा। शायद वह जाने की इजाजत चाह रही थी। प्रत्युत्तर में मिसेस हेज ने कहा, अच्छी बात है, कल ठीक समय पर आ जाना। कहकर मिसेस हेज मेरा मार्गदर्शन करती हुई डाइनिंग रूम में ले आई। डाइनिंग रूम में मिसेस हेज को एक सफेद जुराब फर्श पर पड़ी नजर आई। उन्होंने माथे पर बल डालकर जुराब उठाई और एक कोने में फेंक दी। घर के अस्त व्यस्त हालात पर उन्हें सचमुच गुस्सा आने लगा था। मैं डाइनिंग रूम से निकलकर इस बात को पूरी गंभीरता से सोच रहा था कि कब मौका मिले और मैं रेलवे टाइम टेबल निकालकर न्यूयॉर्क के लिए वापसी की ट्रेन का समय देखूं और अपना सामान उठाकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊं। उसी समय मिसेस हेज ने अपनी उंगलियों में लटकती सिगरेट वाली उंगलियां उठाकर कहा, यह हमारा बाग है। मैंने सामने देखा और जो कुछ देखा, दिल धक से रह गया। सामने 13-14 साल की एक लड़की, छोटा निक्कर पहने, सीने पर बड़े बड़े फूलों वाला रूमाल सा बांधे, घुटनों पर उठी हुई, काले चश्मे के पीछे से हमारी ओर झांक रही थी। उसके नन्हे नन्हे अधपके वक्षों से एक रंगीन रूमाल सख्ती से लिपटा हुआ था। शेष पीठ व पेट नग्न थे। कूले से मात्र कुछ 1 इंच चौड़ा निक्कर लिपटा हुआ था, जिससे फूटती दूधिया मरमरी टांग बेंच पर कुछ दूर जाकर ऊपर की ओर मुड़ गई थी। उसके पांव के उठे रक्ताम तलवों से टकराकर सूर्य रश्मियां परावर्तित होते हुए विचित्र सा रोमांच पैदा कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे 24 वर्ष पूर्व की अन्ना एकाएक पुनः मेरे सामने पहुंच गई हो। मेरी इच्छा हुई कि वह किसी जादू के जोर से मेरे निकट, बहुत निकट आ जाए और मैं उसके मादक सौंदर्य में डूबकर वो असीम आनंद हासिल कर लूं जिसे 24 वर्ष की राख ने दबाकर रख दिया था। मेरे विचार से आप इस शैतान लड़की के बारे में विचार कर रहे हैं। तभी मिसेस हेज मुड़ते हुए बोली, यह मेरी बेटी लो है और ये मेरा वही बाग है जिसके बारे में मैं कह रही थी। इसमें मेरी वर्षों की तपस्या घुली हुई है। गुलाब की इन क्यारियों को देखिए, इसे मैंने विशेष तौर पर फ्रांस से मंगवाया है। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, मैं कनखियों से लड़की को देखते हुए बोला। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, किंतु मुझे नहीं। मैं अपने आप में यूं डूबा हुआ था कि मुंह से अनायास शब्द फिसल गए। क्या उम्मीद नहीं थी? मिसेस हेज ने चौंक कर मेरी ओर देखा। यही कि आप इतनी खूबसूरत खूबसूरत फ्रांस से मंगाए गए बेहतरीन गुलाबों को दिखाने हेतु इतना कष्ट करेंगी। हमारे बाग में और भी बहुत कुछ है। मिसेस हेज उत्साहित स्वर में बोली, आइए, मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाती हूँ। मेरे जी में आया कि कह दूं, जो कुछ मुझे देखना था मैंने देख लिया, कुछ भी शेष न रहा। किंतु मुझे अपनी इस इच्छा पर काबू करना पड़ा। मैं हूं हाँ करता हुआ उनके पीछे लगा रहा। मेरी दृष्टि बराबर लो को टटोलती रही। बार बार मेरे हृदय से आह टपक पड़ती थी। वहां से लौटने के बाद मैं नित्य प्रति की तरह उस दिन भी डायरी लिखने बैठा। अनायास ही मेरी लेखनी से ऐसे ऐसे शब्द निकलते चले गए जो कि लो की असीम सुंदरता का एक हिस्सा थे। मैं वो सब लिखता चला गया जो मैंने महसूस किया था। लो को प्रथम बार देखने का जो सौभाग्य मुझे मिला था, तत्पश्चात जिस प्रकार मेरी भावनाएं मचली थीं, आज उन्हें याद करता हूं तो शरीर से उठी एक विचित्र सी सनसनाहट आत्मा में गहरे तक उतरती महसूस होती है। वो अवर्णनीय आनंद
शायद ही कभी जीवन में कोई पा सके। रेम्सडेल से जाने का इरादा मैं त्याग चुका था। आप समझ सकते हैं, भाग खड़े होने को उत्प्रेरित कर रहे मेरे विचार यूं अचानक क्यों परिवर्तित हो गए। लो को एक नजर देखने के बाद मैं 7 समुंदर पार करके उस तक पहुंच तो सकता था, किंतु जा नहीं सकता था। रेम्सडेल के स्कूल बंद हो चुके थे। कारण था शहर के आसपास कहीं महामारी का प्रकोप होना। सन 1947 के मई माह की 30वीं तारीख थी। इस समय मेरे दिन सुहाने व रातें ख्वाबों से लबरेज रंगीन थी। स्कूल बंद होने के कारण ललिता घर पर ही रहती थी। मैं इधर उधर बैठा उसी की प्रतीक्षा करता रहता। सहसा आकाश में चमकी बिजली की तरह लौ अर्थात ललिता प्रकट होती और जंगल की चंचल हिरनी की मानिंद रपटती हुई लुप्त हो जाती। पूरी उमंग के साथ उछला मेरे दिल का उत्साह तनिक शांत होकर पुनः प्रतीक्षारत हो जाता। इन दिनों का घटनाक्रम अगर मैं दिनचर्या की मानिंद भी लिखने बैठूं तो शायद ही कोई भूल चूक हो। मसलन आज वीरवार को ललिता ड्राइंग रूम से निकली और बाग की ओर बढ़ती चली गई। मैं बाग की ओर यूं बढ़ चला जैसे उत्तप्त सूर्य की ऊष्मा से ऊबकर उधर निकल आया हूं। मैं बाग की एक सीढ़ी पर बैठा ही था कि धारीदार कमीज पहने लो भी मेरे निकट आ बैठी। उसने मेरी ओर देखा। मेरे भीतर उत्तेजना की तीव्र सनसनाहट सी दौड़ती चली गई। सहसा उसने एक कंकड़ उठाया और थोड़ी दूर पड़े टीन के डिब्बे की ओर उछाल दिया। कंकड़ टीन के डिब्बे से टकराया। टन की आवाज हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कंकड़ मेरे भीतरी अवयव से टकराया हो, जहां से यौन उत्तेजना का प्रवाह पूरे शरीर में होता है। मेरा पूरा शरीर झंझना उठा। कुछ देर बाद वह उठी और भीतर की ओर बढ़ चली। कदाचित उसकी इच्छा स्नान करने की हो आई हो। गर्मी व पसीने से ये इच्छा उसकी स्वाभाविक थी। मैं खामोशी से बैठा अपने मचलते दिल पर काबू पाने का प्रयास करता रहा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे अपने सीने से भींचकर उसका सारा शबाब, सारी ताजगी को आत्मसात कर लूं। किंतु मैं कुछ न बोला। इसका वक्त अभी न आया था। अभी तो मुझे उसे दूर से ही देखकर आनंद उठाना था। वही मैं कर रहा था। किंतु उसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसका स्पर्श पाना नहीं चाहता था। उसका स्पर्श पाने के लिए मैं लालायित था। मेरी उंगलियों के पोर सितार रूपी लो के शरीर के अंग प्रत्यंगों पर थिरकने को बेताब थे। दूसरे दिन अर्थात शुक्रवार को लो की एक हम उम्र सहेली आ गई। रोज नाम की वो सांवली किशोरी लो को लेकर कहीं बाहर खेलने चली गई। उस दिन मेरी बेताब नजरें पूरे दिन लो की तलाश में भटकती रहीं, किंतु वह न आई। मेरे कान उसकी पदचाप सुनने को आतुर प्रतीक्षारत रहे। आप लोगों को शायद यकीन नहीं आएगा कि ललिता के पांव की चाप भी मेरे मन को उत्तेजना से भर दिया करती थी। मैं अगर दूसरी ओर चेहरा किए बैठा होता और वह पीछे से आती तो उसके पांव की प्रत्येक दस्तक मुझे और उत्तेजना प्रदान करती चली जाती थी। वह इठलाती चौकड़ियां भरती आती और मुझ पर बिजली गिराती गुजर जाती तो मेरे शरीर में उत्तेजना की लहरें उठती रहती। मैं उत्तप्त रेगिस्तान की गर्म रेत पर पड़ा उत्तेजना से थरथराता रहता। पूरे संसार में ललिता इस वक्त मेरे लिए वो नेमत थी जिसको केंद्र बनाकर मैं जी रहा था। वह होती तो मेरी दुनिया रोशन होती, वह न होती तो मेरी दुनिया अंधकार में डूबी नजर आती। उसकी बचपने में डूबी अल्लड़ बातें, चटपटी खिलखिलाहट तो मेरे लिए आग में पेट्रोल साबित होती थी। इसी अल्लड़ता का तो मैं दीवानगी की हद तक दीवाना था। शुक्रवार के बाद शनिवार का दिन। आज ललिता मेरे सामने है तथा मैं कल की कसर आज निकाल लेने हेतु ताक झांक में व्यस्त था। वह बरामदे में सूर्य स्नान करने का प्रयास कर रही थी। तभी उसकी माँ मेरी उस खिड़की जिससे कि मैं लो को देखने का प्रयास कर रहा था मध्य में इस प्रकार आ बैठी कि लो के शरीर का ऊपरी हिस्सा लुप्त प्राय हो गया था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि वह वहां से हट जाए जिससे कि मैं लो के शरीर का भरपूर दीदार कर सकूं, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वह वहां से ना हटी। मुझे लो के घुटने से नीचे नजर आने वाली कंचन की तरह चमकती पिंडलियां व भरे भरे कमनीय घुटनों से ही संतोष करना पड़ा। कई बार मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं ही किसी न किसी बहाने वहां जा बैठूं और जी भरकर रो के स्वर्गिक रूप रस का पान करूं, किंतु ऐसा करने का साहस न हुआ।
मिसिज हेज को मुझ पर शक हो सकता था। उस स्थिति में मेरा बंधा पुलिंदा सारा खेल खराब कर सकता था और मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता था। फिलहाल मुझे उसकी कल्पना मात्र में भी कम आनंद न आया। कल्पना हकीकत से भी उत्तेजक व आनंददायक होती है, ये मैंने उस दिन जाना। दूसरे दिन संडे को मैं पहले ही अपना तामझाम समेटे बरामदे में आ गया। पाइप पीते हुए मैं स्वयं को अखबार में पूरी तरह डुबा दर्शाने की चेष्टा करने लगा, जबकि मेरे कान लो की आहट सुनने को बेताब थे। नाक किसी शिकारी कुत्ते की नाक की तरह घ्राण शक्ति को विस्तार देती पूरे बरामदे में अपनी संवेदनशीलता को बिखरा चुके थे। उन्हें तलाश थी तो लो के शरीर की देह यष्टि की सुगंध की। अभी मुझे कुछ देर ही ऐसा करते हुए हुई थी कि पीछे दूर कहीं ललिता के पांव की चाप उभरी। मेरा दिल बेतहाशा धड़क उठा, किंतु इससे पहले कि मैं झुरझुरी सी लेता सीधा हो पाता, कहीं भारी आहट उभरी और लो के कदमों की चाप दबती चली गई। ये आहट मिसेस हेज की थी। मैंने ईश्वर का धन्यवाद अदा किया। अगर मैंने गर्दन उठाकर लो को देखने की भूल की होती तो स्पष्ट हो जाता कि यह सारा नाटक उसे देखने के लिए था। मैं उसी प्रकार ढीला ढाला पड़ा रहा। अब मिसेस हेज समझ सकती थी कि मैं पूरी तरह व्यस्त था। दोनों आहटें मेरे पीछे आकर रुकी। मैंने अखबार सामने से हटाकर दोनों को एक साथ देखा। मिसेस हेज मुस्कुराई। प्रत्युत्तर में मैं भी मुस्कुराया, किंतु अभी मेरे होठ पूर्णतः फैल भी ना पाए थे कि लौ एक झपाके के साथ मेरे निकट आई और हत्थे पर बैठकर मेरी ओर झुकती चली गई। मुझ पर जैसे बिजली सी गिरी। उसके शरीर से उठती भीनी भीनी खुशबू मेरी श्वासों को सुवासित करती अंतर में उत्तेजना की लहर बनाकर समाने लगी थी। उसकी यूं अचानक निकटता से अन्य कोई अवसर होता तो मैं पागल सा हो उठता, किंतु इस वक्त उसकी मां की उपस्थिति में उसकी ये हरकत मुझे हतप्रभ कर गई थी। किंतु तभी उसके मुंह से निकले शब्दों ने मेरी हड़बड़ाहट पर काफी हद तक काबू पा लिया। क्या आप कॉमिक्स भी पढ़ते हैं? कभी कभार, मैंने उत्तर देते हुए कनखियों से मिसेस हेज की ओर देखा। वे मेरे पीछे बैठकर किसी फैशन पत्रिका के पन्नों को चाटने में व्यस्त हो चुकी थीं। तभी लो मेरे चेहरे पर झटके से झुकाई। मेरा शरीर थरथरा उठा। वह मेरी आंखों में झांकने का प्रयास करते हुए कह रही थी, क्या आप मुझे पढ़ने को देंगे? बेवकूफ लड़की, पहले उनसे ये तो पूछ कि उनके पास कॉमिक्स हैं भी या नहीं। मिसेस हेज झुंझलाकर बोली थी। उनकी दृष्टि पूर्ववत हाथ में पकड़ी मैगजीन में गुम थी। बताइए, उसने शोक मुस्कान के साथ पूछा। क्या आपके पास कॉमिक्स हैं? हाँ हाँ हैं, मैं हकलाया। मेरे हलक में कांटे से उगे हुए थे। अवश्य। पूरे अस्तित्व को लो की निकटता जैसे जलते अलाव में झोंक गई थी। गुड, वेरी गुड। वह ताली बजाकर उछलती हुई मेरे पास से हट गई। तब तो मजा ही आ जाएगा। अंकल की कॉमिक्स भी मुझे पढ़ने को मिलेंगे, है ना अंकल? मैं कुछ न बोला और स्वयं को पढ़ने में व्यस्त दर्शाता हुआ स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास करता रहा। मेरा उत्तर न पाकर उसने एक दृष्टि मुझ पर डाली और अपनी मां के निकट मुंह के बल लेटकर बिच्छू के डंक की तरह दोनों टांगे ऊपर करके गोरी गोरी पिंडलियां चमकाने लगी। मैं कनखियों से उसकी नग्न पिंडलियों को देखता उसकी जांघों की मांसलता का अनुमान लगाता रहा। मेरे उत्तर न देने पर शायद वह नाराज हो गई थी, क्योंकि एक बार भी मुझे न देखा था उसने। उसकी चंचल हरकतें जारी रहीं। मिसेस हेज ने उसकी ओर ध्यान ही न दिया। उनकी दृष्टि में उसकी ये हरकतें ऊल झलूल थीं। उन्हें क्या मालूम था कि जिसे वह अपनी बेटी की नटखटता समझ रही हैं, वही मुझे स्वर्ग का सा आनंद प्रदान कर रही है। थोड़ी ही देर बाद ललिता उठी और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसके पीछे मिसेस हेज भी थीं और भीतर की ओर बढ़ गईं। थोड़ी देर बाद मैंने ललिता को पुनः आते देखा तो मेरा दिल अनायास ही धड़क उठा। वह अकेली थी। उसके हाथ में चंद कॉमिक्स व पत्रिकाएं थीं। वह पुनः उसी जगह आकर औंधे मुंह पड़ गई। मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। उसने अपनी मां के सामने उसके निकट आकर बुद्धिमानी का कार्य किया था, वरन अपनी मां को दफा करके उन्मुक्त रूप से अपने नजरें मुझे दिखाने देखने का स्वर्णिम अवसर भी प्रदान किया था। मैं चुपके चुपके उसे देखता, आनंद की गहराइयों में डुबकी लगाता रस विभोर होता रहा। वह मेरे सामने लेटी,
पिंडलियां हिला हिलाकर अपने यौवन की मादक उत्तेजना मुझ पर उड़ेलती रही। किंतु अभी ज्यादा वक्त न गुजरा था कि मेरे पीछे भारी आहट उभरी। मेरी भावनाएं साबुन के झाग की तरह बैठती चली गईं। मैं कुछ बुझ सा गया। मिसेस हिस पुनः आधम की और उनकी उपस्थिति में लोग को देखने का आनंद भी इस तरह नहीं उठा सकता था कि जिस तरह उठा रहा था। क्या आपके पास माचिस होगी? मिसेस हेस ने उंगलियों में फंसी बिना जली सिगरेट मेरी आंखों के सामने लहराते हुए कहा। जरूर। मैंने मुड़ते हुए माचिस उनकी ओर बढ़ा दी। मिसेस हेज ने सिगरेट सुलगाई और पूर्ववत बैठकर फिर मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। इस बार वे इस कोण पर बैठी थी कि मैं लोग को सीधे न देख सकता था। मेरी स्वच्छंदता पर बंदिश लग गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे साहित्य चर्चा छेड़ी और ये जानकर कि मैं एक लेखक हूं वह उपन्यासों के कैरेक्टर्स पर बहस करने लगी, किंतु शीघ्र ही स्वयं को असहाय महसूस करने लगी। वे मेरे सामने टिकती भी तो कैसे? अगला दिन सोमवार। विगत दिन हुई साहित्य चर्चा से मिसेस हेज मुझसे इतना प्रभावित हुई कि मेरे साथ मंगलवार दोपहर बाद पिकनिक का प्रोग्राम बना डाला। जगह निर्धारित हुई ग्लास लेक। मेरी खुशी का पारावार न रहा। उनका डिनर का प्रोग्राम भी वहीं का था। मेरी प्रसन्नता का कारण मिसेस हेज नहीं वरन ललिता थी, जिसका पिकनिक पर जाना सुनिश्चित था। ऐसे सुअवसर को वह खूबी कैसे सकती थी? किंतु दूसरे दिन मेरा दुर्भाग्य मेरे साथ था। दोपहर होते होते मूसलाधार वर्षा शुरू हुई तो होती ही रही। पिकनिक प्रोग्राम स्वयं में रद्द हो गया। उस दिन ललिता बहुत कम अपने कमरे से बाहर निकली। मैं उसकी झलक पाने के लिए आतुर सा खींचता रहा। मुझे ऐसा लगता जैसे सृष्टि में मेरा निर्माण केवल ललिता के लिए हुआ है। प्रकृति ने मेरी सूरत के आकर्षण व शरीर के गठन को शायद वैश्याओं के बिस्तर पर इसीलिए न चूकने दिया जिससे कि मैं ललिता को प्यार कर सकूं। मेरे स्वर की गूंज इसीलिए बरकरार थी जिससे कि ललिता मेरे स्वर पर मुग्ध होकर मेरी ओर खिंच सके। स्वयं का अवलोकन करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि लॉ के फेवरेट हीरो से कहीं ज्यादा आकर्षण मुझ में बरकरार है। दूसरे दिन बुधवार को दोपहर तक मूसलाधार वर्षा होती रही। मैं अपने कमरे में बंद लॉ की टोह लेता रहा। दोपहर बाद सहसा मुझे नौकरानी से मालूम हुआ कि मिसिस हेज मौसम हल्का होते ही बाजार चली गई हैं। वहां उन्हें कुछ आवश्यक वस्तुएं खरीदनी थी। यह एहसास होते ही लॉ अर्थात ललिता इस वक्त घर में अकेली है। मेरे दिल की धड़कनें अनायास ही बढ़ गईं। मेरे जी में आया कि मेरे पंख उगाएं और मैं उड़कर ललिता के कमरे में पहुंच जाऊं और उसे अपने बाहुपाश में जकड़कर सृष्टि के अंत तक चूमता जाऊं। किंतु ऐसा होना नामुमकिन था। ललिता अभी मेरे साथ इतना न खुली थी कि मैं सीधे ऐसा करने की सोच सकता। अंततः मैं उठा और बाथरूम जाने के बहाने उसके कमरे के सामने से होकर गुजरा। मिसेस हेज की अनुपस्थिति मेरे लिए एक स्वर्णिम अवसर के समान थी, जिसका फायदा ना उठा सकने की सूरत में किलसते रहना मजबूरी थी। किंतु ललिता के कमरे में कोई चहल पहल न दिखाई दी। मैंने एक बार और चक्कर लगाया, परिणाम वही रहा। क्या वह अपने कमरे में नहीं है? मैंने सोचा। इन्हीं सोचों में गिरफ्तार मैं सकुचाता हुआ उसके कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस समय मेरी हालत विचित्र थी, किंतु वह अपने कमरे में न थी। मैं वापस लौटा और ललिता कहीं अपनी माँ के कमरे में तो नहीं जानने के लिए उसके कमरे के निकट से गुजरा। मेरे भीतर मुझे आहट महसूस हुई। ललिता यहाँ है, यह एहसास होते ही मैं रोमांचित हो उठा। मिसेस हेज की वापसी इतनी जल्दी मुमकिन न थी, इसलिए मैंने उसके कमरे में झांक लेने में कोई बुराई न महसूस की। मैं एक बार ठिठका। तत्पश्चात जी को कड़ा करते हुए मिसेस हेज के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। ललिता कमरे में मौजूद थी। वह बिस्तर पर बैठी सेब खा रही थी। चेहरे पर उद्विग्नता के भाव थे। उसने आंखों के सामने मौजूद सेब की ओट से मुझे देखा। मुझे सूझना पड़ा कि मैं क्या कहूं। मेरा विचार था कि मुझे देखते ही वह हड़बड़ाकर उठ खड़ी होगी और मुझे वहां ना ढूंढे ना मिल सकेगा, किंतु ऐसा कुछ न हुआ। मुझे देखते ही वह बोली, मेरी बाईं आंख में कुछ पड़ गया है। बड़ी कोशिश की किंतु निकला नहीं। मुझे जैसे मुंह मांगी मुराद मिली। उसे मेरी मदद की दरकार है। ये जानते ही मैंने अपने कदम भीतर बढ़ा दिए। कैसे हुआ ये सब? मैंने उसके निकट पहुंचते हुए पूछा। क्या सब? उसने एक आंख से मुझे घूरा। वो तिनका? मैं हड़बड़ाया।
वह इस प्रकार सीधे सवाल दाग बैठेगी, मैंने सोचा भी न था। कुछ चुभ रहा है, वह आंख मिचमिचाते हुए बोली। ये सब कैसे हुआ मालूम नहीं, लाओ मैं देखता हूं। मैंने उसके चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया। उसने कोई विरोध न किया। मैंने उसका फूल जैसा चेहरा थामा, जिसे थामने की तमन्ना मैं ख्वाबों में सैकड़ों बार कर चुका था, तो मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। उसके करीब आते ही मनमोहक मादक सुवास मेरी सांसों में प्रविष्ट होकर मुझे मदहोश करने लगी थी। उसके भूरे बालों को स्पर्श करने के लिए मैं दीवाना हुआ जा रहा था। वही बाल के गुच्छे इस समय मेरी दोनों हथेलियों में थे। इसी सब के लिए मैंने न जाने कितनी रातें सोच विचार में खराब की थी। उसका शरीर मेरे शरीर से सटा हुआ तो मैं भीतर तक थरथरा उठा। मैंने उसकी आंख उंगलियों से खोली तो मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैंने होठ उसकी खुली आंख की सीध में करके फूंक मारी। वह चिहुक कर पीछे हट गई। ये क्या हरकत है? वह सक पकाकर यूं बोली थी कि जैसे मैंने कोई मूर्खतापूर्ण हरकत की हो। इससे संभव है कि आंख में पड़ी किरकिरी हवा के दबाव से निकल जाए, मैंने तर्क दिया। इससे कुछ नहीं होगा, उसने निर्णय दिया। मैं चंद पलों तक हतबुद्धि सा खड़ा रहा। तत्पश्चात मेरे विवेक ने जुम्बिश खाई। मैं इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तुम्हें ऐसा नहीं पसंद तो ना सही। मैं एक कदम और आगे बढ़ा। वैसे इसके बाद अगर मैं जीभ की नोक पलकों के भीतरे हिस्से पर फिराऊं तो निसंदेह वो किरकिरी निकल जाएगी। सच। कदाचित वह मेरे मंसूबों को भली प्रकार भांप रही थी। मैंने उसका हाथ संकेत पूर्ण अंदाज में दबाया। सच। मैंने कहने के लिए होठ खाली ही किया था कि मुझे चुप रह जाना पड़ा। कारण यह कि लो की दूसरी आंख मेरे खुश्क हो चले होठों के मध्य आ टिकी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे अंगारों पर धकेल दिया गया हो। मेरी दिली हालत बेकाबू हुई और मैं उसकी पलकों पर झुक गया। अगले ही पल में दीवाना गार्ड सा उसकी पलकों को चूमता चला गया। मेरी इस हरकत से मामला पूरी तरह उसकी समझ में आ गया। मेरे मनोभावों को समझते ही वह मुझे झटका देकर पीछे हटी और जब तक मैं समझता हिरनी दरवाजे की ओर चौकड़ी भर चुकी थी। दरवाजे के निकट पहुंचकर वह तनिक ठिठकी, स्निग्ध भाव से मुझे देखा, जैसे कह रही हो बड़े बेसब्र इंसान हो। तत्पश्चात वह दौड़ती चली गई। मैं जहां का तहां ठगा सा खड़ा रह गया। उसके पीछे भागकर पकड़ने का प्रयास करना बेवकूफी था। चंद सेकंड्स बाद मैं वहां से हिला। मैं अपने कमरे में लौटा तो मेरे कदम नशे से डगमगा रहे थे। श्वासें फूलों से झुकी डाली का एहसास करते हुए सुगंध से सुवासित थीं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं पुनः उसके कमरे में जाऊं और उसे अपनी बाहों में भरकर भींच भींच डालूं, किंतु ऐसा न कर सका। मैं बिस्तर पर लेटकर ललिता की भिन्न भिन्न आकृतियां अपने कल्पनापट पर उभारने लगा। मैं सोचने लगा काश कि मैं लेखक के बजाय कोई निम्न स्तरीय कहानियों को शब्द रूप देने वाला लेखक होता, किंतु ऐसा कहाँ संभव था। मुझे तो जो कुछ हासिल हो रहा था उसे ही मैं पूरी दो जोड़ी नजरों को धोखा देकर हासिल कर रहा था। अगले दिन ललिता उद्विग्न चाल से मेरे कमरे में आई। सुनो, वह आते ही बोली, तुम माँ को कल ग्लास लेक पर चलने को तैयार क्यों नहीं कर लेते? मैं कुछ समझ पाता इसके पूर्व ही वह हवा के झोंके की तरह जैसे आई थी वापस लौट गई। मेरे कानों में उसके शब्द बार बार गूंजने लगे। उसके शब्दों में विनयशीलता कम और आधिपत्य भाव अधिक था। उसके मुंह से निकले शब्द उम्र कम अंतर को जैसे समान बना गए थे। ऐसा महसूस होता था जैसे हम आपस में अभिन्न दोस्त हों। कुछ घंटे बाद हम दोनों का सामना पोर्च के निकट हुआ। वह बाग की ओर घूमने हेतु जा रही थी। उसके कदमों की तेजी मेरे निकट पहुंचकर शिथिल हुई। धीमे से बोली, कुछ विचार किया? हर संभव कोशिश करूंगा, मैं बोला। तत्पश्चात हम दोनों अगल बगल से गुजर गए। नैन्सी! तभी पड़ोस में किसी औरत का कर्कश स्वर उभरा। हम दोनों अपनी राह पर आगे बढ़ते चले गए।